बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर वाफियत से होंगे। लेकिन 26वीं आईनी तरमीम के बाद लगता ये था कि बज़ाहिर मामलात सेटल हो चुके हुए हैं। रेगुलर बेंचेस आईनी मामलात तमाम तर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आईनी बेंच में चलेंगे, लेकिन एट वंस अभी पिछले एक दो दिन से फिर से कुछ डिवीजन या कुछ रिफ्ट दिखाई देती है इख्तियारात की कि कौन सा केस कहाँ पर सुना जाएगा, कौन सा केस कहाँ पर नहीं सुना जाएगा। एक मोटी सी बात जो मैं भी समझना चाहता हूँ आज के शो में, वो सवाल अपने मेहमानों के सामने भी रखेंगे। गवर्नमेंट के खिलाफ कोई केस है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर, रेगुलर बेंच सुन रहा है, वकील साहब उठते हैं कहते हैं कि जनाब ये आप नहीं सुन सकते, आईनी बेंच सुनेगा। और आईनी बेंच 26 यानी तरमीम के बाद बना हुआ है, मैं कोई ऑड लफ्ज भी नहीं इस्तेमाल करूंगा, लिहाजा अब इसके ऊपर वो केस वहां से शिफ्ट वहां पर कर दिया जाएगा। और इसी तरह का आज इंप्रेशन, इसी तरह की गुफ्तगू आज मंसूर अली शाह साहब ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर भी की है। अब आजम नज़ीर तारड़ साहब ने क्या फरमाया, जरा वो भी सुन लीजिएगा। कोर्ट्स के डिसीजन जरूर आए, लेकिन एग्जेक्टिव मैटर्स में कोर्ट्स के इस तरह के जनरल डायरेक्टिव्स के जी हुकूमत इस तरह से चलानी है, ये ना रस्म है, ना रवायत है, ना ये आइन की मंशा है। क्योंकि हम कहते हैं 3 कंपार्टमेंट्स हैं, अदलिया है, इंतज़ामिया है, मुकन्ना है। ना मुकन्ना यानी कि हमारे मामलात में कोई दखल दे, ना कोई अदलिया के मामलात में दखल दे, और वाइस वर्सा हम अदलिया से भी ये तवक्को रखते हैं कि वो एग्जेक्टिव को अपना काम करने दें। हर मामले में ये कहना कि नहीं इस चीज़ को इस तरह नहीं इस तरह से किया जाएगा, ये मेरे आइन की मंशा नहीं है। आजम नज़ीर तारड़ साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, एग्जेक्टिव को अपना काम करना चाहिए, मुकन्ना को अपना काम करना चाहिए। हम भी यही चाहते हैं, बहुत अच्छा लगता है सुनने में, अल्लाह करे कि वो दिन आए भी। बट ये सुप्रीम कोर्ट का मामला जा किस तरफ रहा है, 26वीं आईनी तरमीम के बाद मामलात सुलझने की बजाय मजीद उलझते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। और फाइनली लास्ट पार्ट जो हमारे आज के शो का होगा वो डोनाल्ड ट्रंप न्यू अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन पे बात करेंगे कि पाकिस्तान किस तरह इफेक्ट हो सकता है, क्या अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी के अंदर पाकिस्तान की स्पेस किस हद तक बन सकती है, और किस हद तक पाकिस्तान की डिप्लोमेसी एक्टिव है, डिप्लोमेट्स एक्टिव हैं, हमारी डिप्लोमेसी किस हद तक इफेक्टिव है अमेरिका को इंगेज करने में। रीज़न कि कल मुझे उनकी इनॉग्रल इवेंट के अंदर, डोनाल्ड ट्रंप के इनॉग्रल इवेंट के अंदर बहुत सारे हिंदुस्तानी तो नज़र आए, लेकिन पाकिस्तानी ना कोई टाइकून नज़र आया, ना कोई डिप्लोमेट नज़र आया, ना हमारा कोई पॉलिटिशियन नज़र आया। सो हिंदुस्तान तो अपने मामलात लेकर करंट रिजीम के साथ भी, डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी आगे चल पड़ा हुआ है। सो उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद सुप्रीम कोर्ट की आज की जो हैपनिंग है, उससे आगाज़ करते हैं। हमारे इस सेगमेंट में हमारे मेहमान होंगे हसन रज़ा पाश साहब और शहबाज खोसा साहब, दोनों सीनियर एडवोकेट्स हैं। पाश साहब अस्सलाम वालेकुम सर। इस्लाम सर कैसे मिजाज है, खैरियत से? शुक्र अल्लाह का। सर थोड़ा कंस्ट्रक्ट करते हैं शो को, इंतजामी ऑर्डर बड़ा या सर जुडिशल ऑर्डर बड़ा? बाय ऑल मींस जुडिशियल ऑर्डर जो है वो वजन रखता है और वही बड़ा तस्वर किया जाता है, क्योंकि किसी भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को जुडिशियल ऑर्डर अनडू कर सकता है। और ये जुडिशियल पावर्स आइन ने आला तरीन अदलिया को दी हुई हैं। सर देन व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग इन सुप्रीम कोर्ट, जरा मुझे समझाइएगा, एक आम पाकिस्तानी को समझाइएगा कि हो क्या रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। देखिए, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आने से पहले और 26वीं तरमीम के से पहले जो मास्टर ऑफ द रोस्टर थे वो एक शख्सियत थे और वो थे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। ठीक है सर। उसके बाद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आया और उसमें 3 रुकनी कमेटी बना दी गई, और वो 3 रुकनी कमेटी जब से वो अब उसका हुआ स्टार्ट, तो अभी तक उस पर अमल दरामद हो रहा है। अब उसी ने बेंचेस की तश्कील भी करनी है और उसी ने फिक्सेशन ऑफ केसेस भी करने हैं। ठीक है। 26वीं तरमीम में ये चीज आ गई कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच उसकी तश्कील हुई और 8 मुअज़्ज़ज़ अरकान जो कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उन पे मुश्तमिल बेंच बना दिया गया, जो कि सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल वर्क करेगा और बाकी केसेस अगर वो फारग है तो वो भी करते हैं, और इसी तरह ये काम चलता रहा। अब केसेस की फिक्सेशन ऑफिस करता है, जो कि रजिस्ट्रार ऑफिस को हम कहते हैं, उसकी मुख्तलिफ ब्रांचेज हैं और वो मुख्तलिफ, एक दायरी ब्रांच है, एक फिक्सेशन ब्रांच है, इस तरह। ठीक है। अब फिक्सेशन ब्रांच ने एक केस जो कस्टम्स एक्ट के साथ रिलेटेड था उसको फेस कर दिया जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के बेंच में, और उसके जो ऑथर जज थे जो वो थे अकील अब्बासी साहब जी, जो कि उस वक्त सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। उन्होंने वो फैसला तहरीर किया था जी। जब उस बेंच में थे तो वो ज़ाहिर बेंच टूट गया, वो नहीं सुन सकते थे अपने फैसले के खिलाफ। इरफान सादत साहब पहले थे, फिर अकील अब्बासी साहब आ गए, वो नहीं सुन सकते थे।
इन द मीन टाइम कमेटी का इजलास हुआ 17 जनवरी को, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, अब ये जो रिपोर्ट हुई है बात, मैं वो बात कर रहा हूँ। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने वो उसमें जाने से इनकार कर दिया, और फिर जाहिर है वजह क्या बताई सर, वो भी बता दीजिए जरा, वजह क्या बताई कमेटी में ना जाने की? वो वजह जो भी बताई है, लेकिन उनको मैं ये समझता हूँ जाती तौर पे कि जब आप एक 3 रुकनी कमेटी या किसी बेंच का हिस्सा हैं तो आपको जाना चाहिए, वहां पे अपना रिकॉर्ड कराएं एहतजाज, और अगर वोटिंग होती है तो चाहे आप अकेले हैं, आप अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा के या एक ऐसा डाइसेंटिंग नोट लिख के, ताकि वो तारीख का हिस्सा बने। लेकिन जो भी है उन्होंने यही मुनासिब समझा कि मैं नहीं जाऊंगा, और वो नहीं गए। और बाई मेजॉरिटी 2 मेंबर्स ने फैसला कर लिया। अब बात आती है कि क्या उस कमेटी को ये इख्तियार हासिल था कि वो सर कमेटी तक तो बात बाद में पहुंचेगी। भाई साहब मेरे साथ रहिएगा जरा, शहबाज खोसा साहब ने ज्वाइन किया है, उनको भी जरा ऑन बोर्ड रहे। खोसा साहब अस्सलाम वालेकुम सर। सर एक मोटा सा सवाल, आज का शो थोड़ा कंस्ट्रक्ट करना चाह रहा हूं मैं, जुडिशियल ऑर्डर बड़ा या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर बड़ा सर? ये तो आपने मतलब क्लियर ही है, जुडिशियल ऑर्डर बड़ा, जाहिर बात है सर। ये आप जानते हैं, मैं जानता हूं, लेकिन कुछ लोग शायद नहीं भी जानते। नहीं, पाशा साहब भी जानते हैं, इसमें तो कोई पाशा साहब आपको सेकंड कर रहे हैं, ही नोज अबाउट इट, बट मैं जिन लोगों का नाम नहीं ले रहा, बहुत सारे लोग शायद नहीं जानते। अच्छा, नहीं, जुडिशियल ऑर्डर जाहिर बात है, जजेस का काम जो है वो जजमेंट्स देना है। एडमिनिस्ट्रेशन जो है कोर्ट्स की, ये एक बड़ा छोटा सा चैप्टर है इनके पास, जो कि डेली कोर्ट के टाइमिंग्स रेगुलेट करता है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस और इस तरह की चीजें रेगुलेट करता है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव काम है, ये जाहिर बात है फौकियत एक जजमेंट के, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जजमेंट पे नहीं ले सकता। Then sir, what exactly is happening in Supreme Court of Pakistan? A court within the court? सर ये तो 26वीं आईनी तरमीम का हम पहले दिन से कहते आए हैं कि ये एक अनसस्टेनेबल सी अमेंडमेंट है, और ये जल्दबाजी में वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए की गई है। इसमें प्रॉपर स्टेक होल्डर इनपुट जो है वो आई ही नहीं है। ये जो 26वीं आईनी तरमीम है, ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के भी खिलाफ है। इसीलिए हम डे 1 से कह रहे हैं कि एक तो जिस तरीके से लाई गई वो लाई ही नहीं जा सकती थी, बट ये अमेंडमेंट का मतन ही ठीक नहीं है। ये जजेस जो है उनकी अपॉइंटमेंट में आपकी एग्जीक्यूटिव का रोल हो, ये कहां से इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के साथ है। और इसीलिए हम डिमांड कर रहे हैं फ्रॉम डे 1, और इसमें पाकिस्तान की मोस्ट बार्स जो हैं वो ये डिमांड कर रही हैं कि 26वीं आईनी तरमीम के केसेस जो हैं ये पूरी सुप्रीम कोर्ट के सब जजेस पे मुश्तमिल फुल कोर्ट सुने, ताकि इसको थ्रेडबेयर देखा जा सके, क्या ये सुनी भी क्या ये सस्टेनेबल भी है या नहीं है, क्या ये मुतसादिम तो नहीं है जो कॉन्स्टिट्यूशन की बाकी शिकें हैं उनके। अब ये आपके सामने एक क्लासिक एग्जांपल है कि 2 सुप्रीम कोर्ट्स बन गई हुई हैं, और जो चीफ जस्टिस साहब हैं वो सेरेमोनियस किस्म के चीफ जस्टिस हैं, जबकि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है उसको सारी पावर्स आपने दे दी हैं। अब ये सवाल आप सुनते ही आ रहे हैं, ये मजाक ही बन गया हुआ है कि क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है और बाकी क्या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। यही सवाल जो है ये जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी पूछा है कि क्या आप 191A में अमेंडमेंट करके सुप्रीम कोर्ट के जज से उसके इख्तियार ले सकते हो। तो ये सारी बातें हैं जो कि ये अभी केस में चलेंगी, ये चलेगा आगे तो इसमें पता चलेगा। और हमारा तो डिमांड ये होगी कि इन सारी कबाहतों से बचने के लिए फुल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की जो है, That's exactly where I was heading. फुल कोर्ट नजर आ रही है आप लोगों को? जी देखें, ये डिमांड जो है ये कराची की बार्स ने दे दी, कराची बार एसोसिएशन ने दे दी, लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने दे दी, लाहौर बार एसोसिएशन ने दे दी, इसी तरह रावलपिंडी से भी यही डिमांड एको हुई है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से यही डिमांड एको हुई है, इस्लामाबाद बार से यही डिमांड एको हुई है। पाकिस्तान के जो बेशतर वकला हैं वो ये फील करते हैं, बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के जो फॉर्मर सदूर हैं वो ये फील करते हैं कि ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पे हमला है, और इसका जो दिफा है वो एक शफाफ तरीके से होना चाहिए, एक ऐसी कोर्ट को जिस पर सबके मुंह बंद हो जाएं। अगर हुकूमत इतनी कॉन्फिडेंट है कि दे हैव अ गुड जस्टिफिकेशन फॉर दिस, तो व्हाई नॉट पिछले द्वार की तरह जहां इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ लॉ हो, वहां पर पूरी सुप्रीम कोर्ट को बिठाकर इसको सुन लिया जाए। और फिर हमारे जैसे वकला जो शायद इस चीज को गलत समझते हैं, अगर ये सुप्रीम कोर्ट समझती है, फुल कोर्ट समझती है कि ये ठीक है, तो फिर हम भी चुप कर जाएंगे, हम भी इसको फॉलो करेंगे।
चलें पाशा साहब, मैंने सुना हुआ ये कि जब भी कोई मामला दो अफ्रीकैन के दरमियान आ जाए तो कहानी यहाँ पे खत्म होती है, आई सी यू इन द कोर्ट। अब वो पता नहीं कोर्ट में ढूंढता हूँ कि जिसके बारे में ये कहा गया था आई सी यू इन द कोर्ट, यहाँ पर तो कोर्ट ही एक दूसरे को देख रही है। सर ये 26वीं आईनी तरमीम वाला मामला भी आईनी बेंच के सामने जाकर लगेगा मौजूदा एज ऑफ नाउ? ये तो साकिब साहब लगेगा क्या, लग गया है बिल्कुल ऐसे ही सर, लेकिन सर जो बेनिफिशियरी है 26वीं आईनी तरमीम के वही डिसाइड करेंगे इसको। अच्छा मुझे 1 मिनट देंगे जी जी अगर सर, इजाजत हो सर प्लीज 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 टेक योर टाइम। अब जिन जजेस को बेनिफिशियरी जजेस कहा जा रहा है जी ये एतराज है कि उनके सामने नहीं लगना चाहिए जी, और जिन जजेस के जिन जजेस को इफेक्टिव जज कहा जा रहा है जी उनके सामने लगना चाहिए। नहीं लगना चाहिए सर, आई थिंक फुल कोर्ट के सामने लगना चाहिए। तो आप देखिए फिर कहां सर सबके सामने लगना चाहिए ना, फुल कोर्ट के सामने। नहीं, मेरी अर्ज सुने, फिर कहां लगे? फुल कोर्ट सर। और सुने ना, वो जो है अब फुल कोर्ट बिल्कुल बड़ी अच्छी ख्वाहिश है, और हम ये पहले भी मुख्तलिफ केसेस में जब वो बेंचेस बनते थे, मर्जी के बेंचेस बनते थे, उस वक्त हम ये कहते थे कि फुल कोर्ट और हमारी बातें नहीं मानी गई, पाकिस्तान बार काउंसिल की बात नहीं मानी गई, सुप्रीम कोर्ट बार की बात नहीं मानी गई। लेकिन अब 26 अमेंडमेंट आने के बाद गलत हुई है सही हुई है उसमें मैं नहीं पढ़ता, जिस अंदाज में हुई है या जैसे भी हुई है। एक पाशा साहब हमने आपसे सीखना होता है, प्लीज सर, गलत को गलत कहें, सही को सही कहें, हमने आपसे सीखना होता है सर। ये बहस ना करें कि हमने नहीं पढ़ना इसमें, आपने पढ़ना है सर इसमें। एक कानून की इंप्लीमेंटेशन होगी या साकिब साहब जी, ये मेरे कहने या ना कहने से या आपके कहने या ना कहने से बात नहीं बननी जी, एक इंप्लीमेंटेशन हो गई है। अब जब तक वो है उस वक्त तक आपको 26वीं तरमीम के साथ गुजारा करना पड़ेगा। हो सकता है कि ऐसी इसमें शिक्के हों जो अमेंडमेंट हुई हैं, जाती तौर पर मैं समझता हूं कि वो गलत है, वो नहीं होनी चाहिए। अब जो हो गई है उस पे आप गुजारा तो करना पड़ेगा। ये कह देना कि ये इस तरह हो जाए इस तरह हो जाए, भाई एक चीज, एक पहाड़ गिर गया आपके सर पे, आप उससे निकलने की कोशिश करें। आप ये ना कहें कि अब ये पहाड़ तो गिर गया है लेकिन कैसे गिरा है, क्यों गिरा है, ये गिर गया। ये चीजें देखें, आपने इन्हीं जो अवेलेबल जजेस हैं इनके साथ रहते हुए आपने निकलना है इनसे। मुझे नहीं लगता कि इनमें से कोई ऐसा, अब आयशा मलिक साहिबा हैं या मंदोखेल साहब हैं, कोई भी जज आप ले लें, क्या आपको ये 26वीं तरमीम के बाद ये जजेस बनने हैं? ये तमाम जजेस 26वीं तरमीम से पहले के जजेस हैं और उन्होंने कई ऐसे फैसले किए हैं जिसमें हम सब ने, आपने वाह वाह भी की है, तारीफ के डोंगरे भी बरसाए हैं। तो ये कह देना कि ये बेनिफिशियरी हैं, मैं इस मिथ को मैं कम से कम मैं तो नहीं इसको समझता। आपका ओपिनियन है और मेरे लिए बड़ा ऑनरेबल है सर। सिर्फ जस्ट फॉर द क्लैरिटी, जस्ट फॉर माय क्लैरिटी, जी, क्या उनके पर्क्स एंड प्रिविलेजेस बढ़ गए हैं? क्या वो बाकी जमानतों के केस और सिविल और मैटर्स और स्टे मैटर्स वो नहीं सुन रहे? वो भी सुन रहे हैं, साथ ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल ठीक है सर, ठीक है। नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। सर जब से आईनी बेंच बना है पेंडेंसी कम हुई है, बढ़ी है? और अमीरुद्दीन खान साहब की सरबराही वाला बेंच जो है इसकी कौन सी जजमेंट ऐसी आई है कि जिसको हम लोग सारे जरा साइट कर सके, लोगों के सामने कह सके कि देखें यार क्या कमाल की जजमेंट आई है? देखें अभी जो मेन केसेस हुए हैं जी, सबसे अहम केस मिलिट्री कोर्ट्स वाला है जी, वो बिल्कुल अपने इख्तिताम पे पहुंचने वाला है और सबकी नजरें उस पे हैं और हम मतलब है कि हम उसका वेट कर रहे हैं। और इस किस्म की जजमेंट्स जो हैं, बाकी जो पहले शुरू में लगे थे वो तो सारे इन्फ्रेक्चुअस मैटर्स थे। हाँ, इंपॉर्टेंट केसेस जिनको आप कह सकते हैं मिलिट्री कोर्ट्स वाला है, ऑफ कोर्स मिलिट्री कोर्ट्स वाला एक बहुत बड़ा डिसीजन होगा जो इन्होंने करना है। या फिर अभी 27 को फिक्स हो गया 26वीं तरमीम वाला, इस किस्म के जो केसेस हैं वो अब फिक्स हो रहे हैं। तो आप देखें, अब आप कहते हैं जी कि अभी तो इनको कितना अरसा हुआ है, तो वो पहले जो डेडलॉक था, जो बहुत सारे केसेस ऐसे जो पेंडिंग थे फॉर नथिंग, वो सारे फारग हुए हैं। कम से कम वो जो खोसा साहब सर साथ आहिस्ता आहिस्ता मुस्कुरा रहे हैं, जरा खोसा साहब से कोई पूछ ले। खोसा साहब पेंडेंसी कोई कम हुई है सर? क्योंकि पेंडेंसी का ये आपको और मुझे बताया जाता रहा पाकिस्तानियों को कि जरा आप केसेस बहुत ज्यादा हैं तो आईनी बेंच बन जाएगा तो केसेस की पेंडेंसी कम हो जाएगी। सर आईनी बेंच भी बन गया, वह परफॉर्म भी कर रहा है, पेंडेंसी कम हुई है सर?
ये तो आप बेहतर समझते हैं कि आईनी बेंच को कितने दिन हो गए हैं मिलिट्री कोर्ट्स वाला केस सुनते हुए और उसकी वजह से कितने केसेस पे असरात पड़े हैं। थैंक यू वेरी मच, आई जस्ट वांटेड टू कोट दैट, थैंक यू। मैं जरा क्लियर कर दूं कि ये जो हमने किसी जज को नहीं कहा कि बेनिफिशियरी जजेस हैं, ये नॉन अभी बेनिफिशियरी अभी अभी सब आप दोनों कह रहे थे, आप बेनिफिशियरी जजेस साकब साहब ने कहा है कि ये शायबा भी क्रिएट नहीं, इस तरह ना कहे ना। नहीं अच्छा सर, 26th अमेंडमेंट को लेकर बना ना कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, उस कॉन्टेक्स्ट में कहा जाता है सर, उस कॉन्टेक्स्ट में कहा जाता है। इंप्रेशन भी ना क्रिएट हो बायसनेस का, तो सारे इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए, ताकि ये सारे जजेस जो हैं ये इस पे फैसला कर लें। क्या एक जज दूसरे जज से फौकियत रखता है? इसमें क्या हर्ज है? अगर बुकला की इतनी बड़ी कम्युनिटी आपसे डिमांड कर रही है कि आप सारा सुन लें, क्या माजी में फुल कोर्ट नहीं सुनती रही इंपॉर्टेंट केसेस? क्या माजी में जो है ये इस तरह से फुल कोर्ट को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे बिठाकर नहीं सुना गया? और ये कह देना कि पहाड़ गिर गया, पहाड़ तो 3 नवंबर को भी गिरा था, मगर जब 3 नवंबर को कलादम करार दिया गया फैसला इमरजेंसी का जो मुशर्रफ साहब ने लगाई थी, तो वो बैक डेट से उसको खत्म कर दिया गया था। इसी तरह बहुत सारा एनआरओ का पहाड़ गिरा था, उसको भी वॉइड एब इनिशियो डिक्लेयर किया गया। तो ये 26वीं तरमीम भी अगर एब इनिशियो वॉइड डिक्लेयर कर दी गई तो ये सारा सिलसिला जो है ये खराब हो जाएगा। इसलिए हमारी डिमांड है कि सारे जजेस बैठकर इसको सुन लें। इसमें आपकी भी तसल्ली हो जाएगी, हमारी भी तसल्ली हो जाएगी, और कुछ जो लोग हैं स्केप्टिक्स उनकी भी तसल्ली हो जाएगी। कोई कुछ बोल नहीं सकेगा। कोई साहब जरा आसान सा प्लीज मुझे समझाइएगा, कोई केस लगा हुआ है और लेट्स से कि इसी बेंच के सामने लगा हुआ है, मंसूर अली शाह साहब वाले बेंच के सामने लगा हुआ है, गवर्नमेंट के खिलाफ कोई फैसला आने लगता है और वकील साहब उठते हैं, कहते हैं जनाब आप तो ये केस सुन नहीं सकते, आईनी बेंच सुनेगा। सर उसमें इस सारे सिनेरियो के अंदर बार बार कोई भी ऐसा फैसला जो एट सम पॉइंट गवर्नमेंट के खिलाफ जा रहा हो, वकील साहब उठे कह दें कि जनाब आप सुन नहीं सकते, ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच पे जाएगा, देन व्हाट सर? देखिए ये बायसनेस का जो मैटर है ये बड़ी देर पहले ये चला था, और इसमें आप जजेस को उनकी पर्सनल वजूहात पे कोई बंदा बायस क्लेम कर लेता था तो नॉर्मली जजेस रिक्यूज कर जाते थे कि आपको कोई पर्सनल इंटरेस्ट है या आपका रिश्तेदार का केस लगा हुआ है या कोई ऐसा लगा हुआ है। मगर ये जो 9 पॉइंट्स हैं इस पर जब केस चल पड़ते हैं तो उनको इस बात पर किसी भी बात पर रिक्यूज का हटा देना वो स्टेट का वक्त और स्टेट का एक्सपेंस जाया करने के मुताबिक है। इस पर बुकला महाज का केस जो है PLD 2018 सुप्रीम कोर्ट 276, इसमें मंसूर अली शाह साहब और चीफ जस्टिस उस वक्त थे काजी फायज ईसा साहब, इनकी जजमेंट है कि जो केस सुन लिया गया हो उसको उसी बेंच के पास रहने देना चाहिए, उसको ड्यूरिंग प्रोसीडिंग आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। और ये तो उस वक्त चीफ जस्टिस के पास ट्रांसफर की पावर्स थी जो कि कुछ जगह गलत इस्तेमाल हुई। पेंडिंग केसेस, सुने हुए केसेस जहां पे सरकार को ये लगा कि उनके खिलाफ जा रहा है, वो चीफ जस्टिस ने ट्रांसफर किया, वो आज तक क्रिटिसाइज होते हैं। तो यही राइट अब आप कैसे दे सकते हैं फिक्सेशन कमेटी को कि एक मैटर जो कि एक बेंच में चल रहा है और पार्ट हर्ड है उसको जजेस ने सुन लिया, तो क्या आपको लगता है कि आपके खिलाफ फैसला आएगा जजेस सरकार को, तो वो क्या जजेस ये इसको कमेटी के थ्रू ट्रांसफर करा लेगी? ये बिल्कुल गलत है। और इसीलिए सारी बार एसोसिएशंस, इलेक्टेड बार एसोसिएशंस ने और ऑल पाकिस्तान लॉयर्स एक्शन कमेटी ने ये डिमांड की हुई है कि नहीं, पेंडिंग जो केसेस हैं वो वही जज सुनेगा जिसके पास पेंडिंग है। और ये मंसूर अली शाह को हम सपोर्ट करते हैं, इनके बेंच को हम सपोर्ट करते हैं, इन्हीं के पास ये लगना चाहिए और इन्हीं को इसकी सुनवाई करनी चाहिए। इसमें ऐसा क्या हर्ज हो जाएगा अगर मंसूर अली शाह साहब इस पे फैसला? साहब आपने इलेक्टेड के ऊपर इतना एम्फेसाइज किया, मुझे फॉर अ सिंगल सेकंड मेरे माइंड में आया कि बार्स में भी फॉर्म 45, 47 की पॉलिटिक्स तो नहीं होती सर? ये जी पाशा साहब बेहतर जानते हैं, हमारी बाय एंड लार्ज क्लीन ही है जी बात। नहीं सर, बाहर में मैंने कभी सुना नहीं इस तरह का फॉर्म। नहीं, बार एसोसिएशंस में ऐसा नहीं होता जी। और आप यकीन कर लें कि एक एक वोट के फर्क से फैसले होते हैं। That's true, लेकिन ये है कि कभी इस तरह की बात नहीं हुई कि कोई धांधली की बात हो या इस तरह की। जी दैट्स ट्रू सर, मैंने इसीलिए थोड़ा क्लैरिफाई कर लिया, मैंने कहा इतना एम्फसाइज किया ना कोच साहब ने इलेक्टेड के ऊपर, सो आई थॉट कि मे बी वहां पे भी कोई एम्बिग्विटी क्रिएट होती है। और कभी बार में धांधली की बात हुई भी हो तो उसको इफेक्टिवली जो है चेक किया जाता है, उस पर टीम्स बैठती हैं और उसकी छानबीन होती है जी। यहाँ पे फॉर्म 47 इतनी आसानी से इशू नहीं होता। दैट्स ग्रेट। पाश साहब जाते जाते प्लीज ये भी फरमाइएगा कि 22 जनवरी को शो कॉज नोटिस जारी हुआ था एडिशनल रजिस्ट्रार साहब को, नजर अब्बास साहब को, वो तो OSD हो गए सर, तो अब वो आके वजूहात भी नहीं बताएंगे कोर्ट में, द मैटर इज डन एंड डस्टेड के बस वो OSD हो गए? नहीं, वो तो एज पर्सन तो वो जा सकते हैं ना, क्योंकि वो एक्ट जो उनकी मौजूदगी में जब वो सीट पे बैठे थे
कोई हुए हैं और वो रिस्पॉन्सिबल हैं, तो फिर ही हैज टू एक्सप्लेन दिस होल सिनेरियो। उनको आना पड़ेगा, ये तो बात नहीं है। तो साहब, डू यू सेकंड पाई साहब ऑन दैट कि वो पेश होंगे और बताएंगे कि व्हाट एक्चुअली हैपेंड? जी देखें, ये एक मैटर जो कि मंसूर अली शाह साहब के पास लगा, इरफान सादात साहब इनके साथ बैठे हुए थे उस वक्त, ये पार्ट हर्ड मैटर था जी। और जब ये पार्ट हर्ड था और इस पर ये ऑर्डर प्लेस हुआ कि इसको फलां दिन लगाएं, तो ये आप किसी और के पास नहीं लगाया जा सकता था। और ये जवाब जो है, अगर उन्होंने कोई कंटेम्प्ट की है, जिस तरह उनको शो कॉज इशू हुआ है, तो इसका जवाब वो उन्होंने इन पर्सन देना है। ये कंटेम्प्ट जो है ये ऑफिस के खिलाफ नहीं होती, ये पर्सन के खिलाफ होती है। जो चाहे वो ओएसडी डिक्लेयर हो गए हो, ये पाशा साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है कि वो खुद आएंगे और वो अपना कॉन्डक्ट एक्सप्लेन करेंगे, और अगर उनका सेटिस्फैक्टरी कॉन्डक्ट हुआ तो उनको कुछ नहीं, आगे ये मामला आगे चल पड़ेगा। और मगर अगर एक्सप्लेनेशन देनी हुई तो वो देंगे, बिल्कुल देंगे, और हम सब सुनेंगे। और अगर वो सेटिस्फैक्टरी हुआ तो रिस्टोर हो जाएंगे वो? जी जी, ये तो फिर रिस्टोर होना चाहिए ना उनको। अगर उन्होंने ठीक किया तो उनको रिस्टोर होना चाहिए, मगर अगर उन्होंने गलत किया तो फिर उनको आर्टिकल 209 विद फुल फोर्स उन पर अप्लाई होना चाहिए। कौर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। हसन अपाश साहब, आप दोनों मेहमानों का बहुत। कोई भी ऐसी जहां पर आए ना अमेंडमेंट आए कि जो आपकी और मेरी बेहतरी का बताया जाए, जिस तरह की 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर स्पेसिफिकली बात कर लें, तो जब ये आईनी तरमीम आई थी, मुझे और आपको बताया गया था कि जनाब पेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तानियों का पैसा वक्त ज़ाया होता है, केसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो आईनी बेंच अलग से हो जाएगा, आईनी मामलात वो सुनता रहेगा, एक बेंच सुनता रहेगा, तो पेंडेंसी कम हो जाएगी, बाकी अदालतें रूटीन में काम करती रहेंगी। अब जो रीज़न इस सारे मामले के अंदर, जो मंसूर अली शाह साहब वाला मामला और अभी ये जो नदर अब्बास साहब वाला सारा मामला है, इसकी डिटेल्ड में आप रीजनिंग देखते हैं ना, तो लगता यह है कि भाईजान आपने पेंडेंसी कम करने के लिए यानी बेंच बनाया, लेकिन एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट खड़ा कर दिया कि कोई भी केस रेगुलर बेंच सुन रहा हो, एक वकील साहब जाएं और बोलें कि जज साहब, सर आप ये केस नहीं सुन सकते कि यानी बेंच सुनेगा, आप जुरिस्डिक्शन से बाहर है। एक नई डिबेट का आगाज़ हो गया हुआ है और इसको डिसाइड करना, यही इस पर बहुत सारे माहिर कानून 26वीं आईनी तरमीम से पहले भी बहस करते थे कि पहले से डिसाइड कर लीजिए ना कि आईनी मामलात कौन कौन से हैं और कैसे सुने जाएंगे और कौन कौन से मामलात आईनी नहीं हैं। लेकिन आई थिंक अभी इसको मेच्योर होने को 26वीं आईनी तरमीम को बहुत सारा टाइम था, इसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए थी, इसके ऊपर वकला को ऑन बोर्ड लिया जाना चाहिए था, बाज को ऑन बोर्ड लिया जाना चाहिए था, रिटायर्ड जज साहबान और बाकी जो स्टेक होल्डर हैं उन तमाम लोगों को भी ऑन बोर्ड लिया जाना चाहिए था। बट एट दैट टाइम गवर्नमेंट इतनी जल्दी में थी कि किसी को भी ऑन बोर्ड नहीं लिया। एंड फिर ये नतायज हैं जहाँ पर आप और मैं खड़े हुए हैं कि पेंडेंसी कम करते करते इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट सामने आ रहे हैं कि जनाब वो पेंडेंसी बढ़ती ही जा रही है। आई होप एंड प्रे इन डेज टू कम मामलात कुछ बेहतर हों। एक छोटा सा ब्रेक लेना है मुझे, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। नाज़रीन, फाइनली डोनाल्ड ट्रंप ने हल्फ ले लिया, एक अमरीकी एडमिनिस्ट्रेशन चेंज होगी। अमरीकी एडमिनिस्ट्रेशन चेंज होने के ऑब्वियसली पूरी दुनिया को कुछ कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, ये चीज़ें बहुत सारी पॉलिसीज चेंज होती हैं। जिस तरह के फर्स्ट वर्किंग डे ही देख लीजिए डोनाल्ड ट्रंप का, तो बहुत सारे चेंजेस पिछली एडमिनिस्ट्रेशन के ऑर्डर्स में आ चुके हैं। इसी सारे मामले के ऊपर बात करते हैं और इवेंचुअली विल कंक्लूड कि पाकिस्तान के ऊपर क्या क्या इफेक्ट्स आ सकते हैं। लेकिन देखिए देखते ये है कि पाकिस्तान से पहले पूरी दुनिया के मामलात कैसे चलाने जा रहा है अमेरिका, अपने इंटरनेशनल रिलेशंस, अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को किस तरह आगे लेकर डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन चलेगी। अब्दुल बासित साहब साबिका सफीर मेरे साथ मौजूद है। भाई साहब अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे मिजाज हैं आपके? खैरियत से आप ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सर फाइनली अगेंस्ट ऑल ऑड्स डोनाल्ड ट्रंप इज द न्यू अमेरिकन प्रेसिडेंट। हल्फ भी उठा लिया, पहले दिन ढेर सारे हुक्मनामे भी जारी कर दिए। सर कैसे देख रहे हैं कि जिस तरह के ऑर्डर्स आते ही डोनाल्ड ट्रंप ने किए हैं पूरी दुनिया के साथ रिलेशंस, उनके पनामा कैनाल वाला इशू, हाउ डू यू सी द हिज फर्स्ट वर्किंग डे? फर्स्ट वर्किंग डे तो बड़ा तहलका मचा दिया और ये इस बात का इन दिया है कि बड़ी एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी होगी और उस एग्रेशन में ऑब्वियसली बहुत से ममालिक हैं और ख़ास तौर पे दो इश्यूज ऐसे हैं जिस पे डिपेंड करता है कि कितने वो कामयाब हैं और कामयाब नहीं हैं। एक तो यूक्रेन की वॉर है जी, उसमें किस हद तक वो ही इज़ एबल टू उसको ख़त्म करवाएं और एक मामलात को आगे लेकर चलें। दूसरा गज़ा का जो सीज़ फायर है उस हवाले से जी, ये दो ऐसे इश्यूज़ हैं जिस पे शुरू के दिनों में उनका फोकस रहेगा और इससे फिर डिटरमिन होगा कि कितने वो इफ़ेक्टिव हैं इस एग्रेशन में फॉरेन पॉलिसी फ्रंट पे। अगर इनको गज़ा, क्योंकि उसके बारे में बहुत कुछ कहा जा रहा है, वेस्ट बैंक के हवाले से बहुत कुछ कहा जा रहा है, इसराइल को भी एक लॉन्ग टर्म जो है सीज़ फायर सूट नहीं करता। ठीक है, वो हॉस्टेजेस तक तो वेट करेंगे जब तक 100 के 100 हॉस्टेजेस वापस नहीं आ जाते,
लेकिन लॉन्ग टर्म में चूंकि उनके प्लान यही हैं कि वेस्ट बैंक को भी ऑक्यूपाई करें, तो मच विल हिंज। फिर ऑब्वियसली ट्रम्प की एक प्रेफरेंस ये भी है कि अब्राहम एकॉर्ड्स को रिवाइव किया जाए, ख़ास तौर पे सऊदी अरब और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात हों। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जिससे बहुत सी चीज़ें डिटर्मिन होंगी। फिर चाइना एक फैक्टर है, और हम ये भी देख रहे हैं कि मोदी के साथ मुलाकात की भी ख्वाहिश रखते हैं ट्रम्प अपने शुरू के 1-2 माह में। तो वो भी देखते हैं किस तरह मामला जाते हैं, क्योंकि क्वाड की समिट भारत में होनी है, वो कब होती है। तो ये तमाम वो एरियाज हैं, और ख़ास तौर पे कनाडा के साथ ताल्लुकात, मेक्सिको के साथ ताल्लुकात, टैरिफ्स का पहले ही ऐलान उन्होंने कर दिया है। तो थिंग्स आर क्वाइट गोइंग टू बी क्वाइट इंटरेस्टिंग ड्यूरिंग द नेक्स्ट 4 years। भाई साहब, कल आई एम श्योर कि आपने भी उनकी इनॉग्रल सेरेमनी सारी देखी होगी। सर, मैं उस सारी सेरेमनी के अंदर अपना कोई पाकिस्तानी नयार ढूंढता रहा कि यार कोई ना कोई तो हमारा भी रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे होगा, हमारी कम्युनिटी का, हमारे मुल्क का कोई ना कोई होगा। इंडियन फॉरेन मिनिस्टर मुझे फर्स्ट रो में नजर आते हैं, सुंदर पिचाई मुझे उनके बिल्कुल साथ बैठे हुए नजर आते हैं। बहुत सारे हिंदुस्तानी हमारे हमसाया मुल्क के मुझे डोनाल्ड ट्रंप की उस इनॉग्रल सारा जो तकरीब थी उसके आसपास उनके नजर आते हैं। पाकिस्तानी सर कोई नहीं था। ये हमारी गवर्नमेंट के एंड पे था कि हमारी फॉरेन पॉलिसी का ये फेलियर है? व्हाट एक्चुअली हैपेंड देयर? नहीं, मेरे ख्याल में देखिए चीज़ों को उनके सही पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए। ट्रम्प ने बड़े वाज़ेह तौर पे, बहुत से ममालिक के लोग वहाँ मौजूद नहीं थे, इवन सऊदी अरब से भी कोई मौजूद नहीं था जी, जिसको वो अब्राहम एकॉर्ड्स में लाना भी चाहते हैं। देखिए, ट्रम्प ने एक बड़ा वाज़ेह पैगाम तो दिया है कि क्वाड के फॉरेन मिनिस्टर्स को, सिर्फ भारत के नहीं बल्कि क्वाड के बाकी तीसरे जो 3 मेंबर्स हैं जिसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया, उनके तीनों के वज़राए ख़ारजा वहाँ मौजूद थे। एक तो तरजीह उनकी क्वाड हो गई, और वो चूँकि एशिया पैसिफिक में चाइना को काउंटर करने के लिए इस्टेब्लिश किया गया था, तो इस वजह से क्वाड उनकी एक प्रेफरेंस हमें लगती है। बाकी उन्होंने दुनिया भर से उन लोगों को मदऊ किया जो उनके पॉपुलिस्ट, राइटिस्ट आप कह सकते हैं, फार राइट के लोग थे, जिसमें बिन नेतन्याहू भी शामिल था। वो कि बिन नेतन्याहू नहीं गया, लेकिन उसमें आप देखिए तो हंगरी का प्राइम मिनिस्टर था, और इस तरह फ्रांस का जो राइटिस्ट लीडर थे वो वहाँ मौजूद थे, तो एल सल्वाडोर से मौजूद थे। तो एक लिहाज से उन्होंने उन्हीं लोगों को मदऊ किया जो लाइक माइंडेड थे, और जो इस वक्त इनकम्बेंट भी हैं, प्राइम मिनिस्टर्स हैं या अपोजिशन में हैं। आप देखिए बरतानिया जो बहुत क्लोज है, कनाडा जो बहुत क्लोज है यूएस के, वहाँ से केयर स्टार्मर को प्राइम मिनिस्टर को नहीं बुलाया गया क्योंकि वो लेबर पार्टी से उनका ताल्लुक है। इस तरह जस्टिन ट्रूडो को भी कोई इनविटेशन नहीं गई। इसी तरह फ्रांस के जो सदर हैं मैक्रो, उनको भी नहीं बुलाया। तो ये एक बड़ा एक स्किलफुली ट्रम्प अपने आप को पोजीशन कर रहे हैं। जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, मेरा अपना ख्याल ये है कि अगले 4 साल पाकिस्तान के लिए मुश्किल हैं। एक तो मोदी के साथ और ट्रम्प का एक इक्वेशन बनी हुई है, और इस वक्त साउथ एशिया में मोदी वो वाहिद लीडर हैं जो अभी तक मौजूद हैं। बाकी तो तमाम साउथ एशिया में आप देखिए तो इलेक्शंस हो गए, नए लोग आ गए, चाहे वो श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, तो सारे नए चेहरे हैं। सिर्फ भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं जिन्होंने ट्रम्प के साथ पहले भी काम किया है। तो इस वजह से हमारे लिए एक मुश्किल सिचुएशन आने वाली, जिस तरह मैं देख रहा हूँ, और हमें अभी से कुछ अपने आप को पोजीशन करना है ऐसे तरीके से कि हम किस तरह इन सारी चीज़ों से नबरद आजमा हो सकते हैं। एक और जो ख़तरा मुझे लाक होता है, जो मैं अक्सर अभी देख रहा हूँ, कि शायद मोदी अगर बिकम्स द फर्स्ट फॉरेन लीडर टू विजिट वाशिंगटन, जो कि पॉसिबल है अगले 2-3 माह में, जो मैं अमेरिकन मीडिया में देख रहा हूँ, तो ये हमारे लिए ख़तरे की घंटी हो सकती है। उसमें चूंकि इस वक्त हम यूएन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर भी हैं, तो मेरा अपना ख्याल ये कि हमारे जो मामलात हैं हमारे लिए, ख़ास तौर पे कश्मीर पे हमारे लिए कोई ख़ास स्पेस नहीं रही, महदूद हो गई है कि हम कश्मीर पे कुछ कर सकें। इसी तरह जो एक और ख़तरा लाक हो सकता है वो ये है कि मोदी और इंडिया दिस टाइम राउंड प्लेज सम रोल बिटवीन काबुल एंड वाशिंगटन। तालिबान और उनके दरमियान ब्रिजेस जो हैं, जो गैप हैं, उनको ब्रिज करने का। तो ये हमारे लिए बड़ा ऑमिनस है। एक ज़माना था कि हमने दोहा में डायलॉग हम फैसिलिटेट करते रहे, और उसके नतीजे में 29 फरवरी 2000 इसको दोहा एकॉर्ड्स, 2020 में एकॉर्ड्स भी हुए, दोहा एकॉर्ड्स। लेकिन अगर अब इंडिया वो रोल प्ले करता है तो ये हमारे लिए परेशान कुन बात तो होनी चाहिए। सर, इस सारे सिनेरियो जो आपने ड्रॉ किया ये बड़ा प्रैक्टिकल नजर आ रहा है होता हुआ, और ये माजी में सारी इक्वेशन देखें आप,
सर इसमें इंडियन इकोनॉमी फैक्टर है मेन, या सिर्फ एक वो फैक्टर है कि क्लाइजोन पहले बना हुआ एक वर्किंग रिलेशनशिप ट्रंप का और मोदी का माजी का है, तो उसी से चीजें आगे कंस्ट्रक्ट होंगी? नहीं, इंडियन की इकॉनमी भी एक रीज़न है, इसलिए हम देखेंगे कुछ टेंशन इंडिया से भी होगी, ख़ास तौर पे इमिग्रेशन के इशू में, वीज़ा के इशू में और टैरिफ्स के इशू में। लेकिन बड़ा फैक्टर जो है वो चाइना है, जो कि इनको करीब लेकर आता है। और अगर देखिए रशिया पुतिन किसी तौर पे ओब्लाइज कर लेते हैं ट्रम्प को यूक्रेन के मामले में, तो फिर मैं ये भी कह सकता हूँ कि मोदी को और इंडिया को ज़्यादा स्पेस मिल जाएगी टू कंटिन्यू विद दिस रिलेशनशिप विद रशिया। कि हमने देखा रिचर्ड ग्रैनल के मामले में किस तरह यहाँ शोर शराबा हुआ। तो ये तमाम वो चीज़ें हैं जिसके लिए ज़रूरी है कि हमारे यहाँ सैनिटी प्रिवेल करे और हम अपने आप को भी से तैयार करें और ये एंटिसिपेट करें कि किस किस्म की चैलेंजेस हमें आ सकते हैं। कि हमारी तैयारियां भी हैं कि नहीं, IMF और वर्ल्ड बैंक के थ्रू भी आ सकते हैं, जो कि हमारे लिए इकोनॉमिक प्रेशर्स भी बिल्ड कर सकते हैं मजीद। सर दैट्स एग्जैक्टली वेयर आई वाज हेडिंग कि पाकिस्तान की हुकूमत, हमारे डिप्लोमेट्स, हमारे थिंक टैंक कोई तैयारी भी कर रहे हैं कि व्हाट इज कमिंग आवर वे इन द फ्यूचर? इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, आई डू नॉट सी। अमेरिका में चूंकि और यूके और अमेरिका में ख़ास तौर पे हमारी कम्युनिटी का सीरियस इशू है, जब तक वहाँ हम सही मानों में उनको अपनी तरफ पाकिस्तान के लिए मोबिलाइज ना कर पाएं, उस वक्त तक मैं नहीं समझता कि हम कुछ अचीव कर सकते हैं। तो ये तमाम वो इश्यूज हैं जिन पे हमें सोचना है और सही सख्त में जाना है, क्योंकि हमारे लिए स्पेस महदूद से महदूद तर होती जा रही है, क्योंकि इकनॉमिक हमारे लिए स्पेस कम है, जिसकी वजह से डिप्लोमेसी में भी वो स्पेस कम हो जाती है। तो ऑल थिंग्स आर इंटरलिंक्ड। तो इसलिए हमें क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ना है कि हमारे इंटरेस्ट हैं कहाँ। हमारे इंटरेस्ट अगर चाइना के साथ हैं तो फिर हमें उस लिहाज से अपनी पॉलिसी को तरतीब देना है। जो वॉफलिंग हम करते रहते हैं, इनडिसाइसिवनेस शो करते रहते हैं, इससे ही प्रॉब्लम्स स्टेम होते हैं, जो कि मेरे ख्याल में अब पाकिस्तान जैसा मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकता। सर दो लास्ट क्वेश्चन मेरे। एक तो हमारे फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार साहब हैं, आई थिंक उन्हीं का काम है सारी फॉरेन पॉलिसी भी देखना। दो के बहुत सारे फैक्टर्स और भी होते हैं पाकिस्तान जैसे स्टेट्स के अंदर, लेकिन इज ही परफॉर्मिंग वेल सर? आई कांट से मच अबाउट हिज परफॉर्मेंस तो देखिए जो होती है वो नजर आती है। कुछ एरियाज में आई डू कमेंड देम। एक खास तौर पर बांग्लादेश में 5 अगस्त 2000 पिछले साल जो कुछ हुआ, उसके बाद हमने एक बड़ा अच्छा प्रोसेस शुरू कर रखा है बांग्लादेश के हवाले से। मैं उम्मीद करता हूं कि वो उस तरह की सिचुएशन नहीं होगी जो अफगानिस्तान में हमारे साथ हुआ, और हम इसको बड़ा इंटेलिजेंटली सारे मामले को आगे लेकर चलेंगे। जहां तक भारत का ताल्लुक है उसमें डिसाइसिव नजर आती है। चीन के मामले में मुझे कोई खास वो गर्मजोशी नजर नहीं आती जो होनी चाहिए। इसी तरह आप देखते हैं कि अमेरिका का क्या मामलात होते हैं, लेकिन ओवरऑल मैं समझता हूं कि फॉरेन पॉलिसी के मैदान में बहुत कुछ करने की जरूरत है। इट्स नॉट अबाउट इसहाक डार साहब, इट्स अबाउट द होल कंट्री एज ए होल, बिकॉज इसमें जिस तरह आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, बहुत से स्टेक होल्डर्स होते हैं फॉरेन पॉलिसी फ्रंट पे, तो सबको अपना अपना किरदार अदा करना है, क्योंकि इसमें मिलिट्री डिप्लोमेसी भी है, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी भी है, पब्लिक डिप्लोमेसी भी है, ट्रेड डिप्लोमेसी भी है। बहुत सी चीज़ें हैं जो कि आपकी फॉरेन पॉलिसी की कामयाबी या नाकामी का जरिया बनते हैं। तो जब तक ये होलिस्टिक अप्रोच नहीं होगी, जब तक हम इस काबिल नहीं होंगे कि तमाम डॉट्स को हम मिलाने के काबिल हो जाएं, उस वक्त तक हम फॉरेन पॉलिसी के मैदान में वो अचीव नहीं कर सकते जो हम चाहते हैं। सर माय लास्ट क्वेश्चन, पहले तो मुझे भी लगता था कि सिर्फ सोशल मीडिया की डिबेट है कि डोनाल्ड ट्रंप आएंगे और इमरान खान शायद जेल से रिहा हो जाएंगे, वो प्रेशर डालेंगे। बट देन मैंने एक किताब का रेफरेंस अभी कल के अखबार में पढ़ लिया कि क्लिंटन पाकिस्तान आए थे नवाज शरीफ साहब के लिए, तो फिर मुझे भी कुछ और तबक रोशन हुए, इट हैज़ हैपेंड इन द पास्ट। Is it possible, sir, कि डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन या डायरेक्टली डोनाल्ड ट्रंप समहाउ पाकिस्तानी गवर्नमेंट, पाकिस्तानी स्टेक होल्डर्स पे प्रेशर डालें टेकिंग इमरान खान मैटर? इट इज़ पॉसिबल, बट इट वुड हिंज ऑन के पाकिस्तानी कम्युनिटी, पाकिस्तानी अमेरिकन जो हैं वो किस कदर फ़ाल हैं इस मामले में। और क्योंकि ट्रंप तो इमरान खान ही को जानते हैं पाकिस्तान में, वो शहबाज शरीफ साहब या भुट्टो को नहीं जानते, आसिफ जरदारी को नहीं जानते। उन्होंने ट्रंप ने इमरान खान को वाइट हाउस में रिसीव किया फरवरी 2019 में, आपको याद होगा। तो जुलाई में आई थिंक जुलाई में। तो वो एक 2021 का जो विजिट है, 2019 का जो विजिट है, वही ट्रंप को मेरा ख्याल में पाकिस्तान इमरान खान के कॉन्टेक्स्ट में उनको याद होगा। तो इमरान डिपेंडिंग ऑन के हाउ पाकिस्तानी अमेरिकन्स प्ले दिस, और
they are able to build or not able to build pressure on the Trump administration. कुछ ना कुछ मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं प्रेशर कहीं ना कहीं बिल्ड होगा, लेकिन अगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट अपने कार्ड सही तौर पे खेले तो शायद इससे इन प्रेशर्स को डिफ्लेक्ट भी कर ले। लेकिन जो लगता है कि कुछ ऑफिशियल्स को बहरहाल ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कुछ ना कुछ मामलात इस तरफ जाएंगे कि प्रेशर पाकिस्तान पर बिल्ड कर ले इमरान खान के हवाले से। सर थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। ट्रंप रिवायती पॉलिटिशियन नहीं है और उनके एक्ट्स भी, उनके एक्शंस भी रिवायती अभी तक नज़र नहीं आ रहे। खैर इसी दुआ के साथ इजाज़त दीजिए कि समहाउ इसी दुनिया का हिस्सा हम भी हैं और उसी फॉरेन पॉलिसी अमेरिका की का विक्टिम या बेनिफिशियरी हमने भी होना है, क्योंकि हमारे स्टेक्स भी पाकिस्तान के भी टेकिंग अफगानिस्तान, इंडिया, ईरान, हम उस जगह पे बैठे हुए हैं कि हमारे स्टेक्स भी बहुत हाई होते हैं। आई होप एंड प्रे इन डेज टू कम अल्लाह पाक आसानियाँ करे, सबके लिए बेहतरियाँ करे और हमारी फॉरेन पॉलिसी मज़ीद स्ट्रॉन्गर हो और जो हमारी डिपेंडेंसी है, इकनॉमिक डिपेंडेंसी है, फाइनेंशियल डिपेंडेंसी है, जितनी वो कम होती जाएगी बाकी फैक्टर्स के ऊपर, उतनी आपके और मेरे मुल्क की डिप्लोमेसी बेहतर होती जाएगी। इंशाल्लाह दैट डे विल कम। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।